नमस्कार साथियों। आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चंस नहीं बल्कि तीन क्वेश्चंस करने वाले हैं नेपोलियन के उत्थान से संबंधित। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेपोलियन के उत्थान पर प्रकाश डालें। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं नेपोलियन के जो है उत्थान के बारे में। इसके अलावा 8वां में है कि नेपोलियन बोनापार्ट के देनों का परीक्षण करें, यानी नेपोलियन ने जो है क्या सुधार किया था। इसके अलावा है नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो आज हम लोग जो है इन तीनों क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बारी बारी से सभी प्रश्नों को जानते हैं। पहले हम लोग जानने वाले हैं नेपोलियन के उत्थान पर प्रकाश डालें। सबसे पहले साथियों आपको जो है परिचय देना है, नेपोलियन का उत्थान कैसे हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है अपने सैन्य करियर की शुरुआत जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की थी, जब वह महज कितना साल का था, 20 साल का था। यानी जब फ्रांस में क्रांति शुरू हुई थी, जहां पर जो है राजतंत्र व्यवस्था को उखाड़ फेंकने वाला था वहां की आम जनता, उसी समय जो है एक शक्तिशाली सेना के रूप में, एक अधिकारी के रूप में नेपोलियन का उदय होता है। और जब फ्रांस में क्रांति हो रहा था साथियों, उस समय जो है नेपोलियन का उम्र कितना हो रहा था, 20 साल मात्र हो रहा था। उन्होंने जो है जैकोबियन दल का समर्थन किया था। उस समय उन्होंने किसका समर्थन किया, जैकोबियन दल का। और 1793 में जो है उन्होंने टूलो बंदरगाह पर राजतंत्र के जो समर्थक थे और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको तोप से उड़ा दिया और अंग्रेजों को वहां से हरा कर भगा दिया। आपको एक बात और जाननी है कि जो है पूरे यूरोप हो या कोई भी महाद्वीप हो, पूरे विश्व में जो है अंग्रेजों का शासन व्यवस्था स्थापित था। उसी प्रकार से फ्रांस में भी जो है अंग्रेजों का शासन व्यवस्था स्थापित था और वहां पर वहां का जो राजतंत्र व्यवस्था था वो अंग्रेजों को सपोर्ट करता था। तो यहाँ पर नेपोलियन ने जो है सबसे पहले वहां पर जो राजशाही व्यवस्था था उनको हराया, उसके बाद अंग्रेजों को वहां से हरा कर और वहां से भगा दिया, जिससे उन्हें ब्रिगेडियर जनरल का पद मिला। यानी उन्हें ब्रिगेडियर का सबसे बड़ा पद मिल गया सेना में। इतना ही नहीं, नेपोलियन ने जो है अक्टूबर 1795 में पेरिस में कन्वेंशन पर हुई राजतंत्रवादी हमले को भी निपटारा कर दिया और अपनी राजनीतिक कुशलता साबित की। इस प्रकार से 1795 में जो है पेरिस में कन्वेंशन पर हमला हो जाता है। और वहां पर कौन हमला करता है, तो जो राजतंत्रवादी होते हैं, यानी राजा के जो लोग होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वही हमला कर देते हैं। तो वहां पर जो है इन हमलों को कौन दबाता है, नेपोलियन ही दबाता है। और जब यह दबाता है तो इनकी जो राजनीतिक कुशलता है वो और ज्यादा साबित हो जाती है। इन घटनाओं ने उन्हें कुशल सैन्य अधिकारी के रूप में पहचान दिलाया और उन्हें आगे बढ़ने का भी जो है मार्ग तैयार किया। इस प्रकार से जब इन सभी घटनाओं को इन्होंने सफलतापूर्वक दबा दिया, इस प्रकार से इनके जो है आगे बढ़ने का मार्ग तैयार हो गया। और यह जो है फ्रांस में क्रांति के दौरान एक युवा अधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के दौरान एक युवा अधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है, उत्थान होता है। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का जो उत्थान है कैसे हुआ था फ्रांस में, इसको हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं साथियों। पहला है नेपोलियन का इटली पर आक्रमण। नेपोलियन का इटली पर आक्रमण 1796 में होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। डायरेक्टरी ने नेपोलियन को फ्रांस से दूर भेजा क्योंकि वे उसे खतरनाक मानते थे। डायरेक्टरी का मतलब है कि वहां पर जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया गया तो वहां पर सरकार को चलाने के लिए डायरेक्टरी व्यवस्था स्थापित किया गया। डायरेक्टरी में 4-5 सदस्य होते थे जो पूरे जो है सेंट्रल लेवल पर जो है शासन व्यवस्था यानी प्रशासन को चलाते थे। एक प्रकार से वहां की सरकार को डायरेक्टरी कहा जाता था। उन्होंने नेपोलियन को फ्रांस से दूर भेजा, क्यों? क्योंकि वहां की जो सरकार थी ना, नेपोलियन को भी जो है सबसे खतरनाक व्यक्ति मानता था, सबसे खतरनाक सैनिक मानता था। उसे इटली मोर्चा की बीमार और भूखी सेना की कमान सौंपी, यानी इटली मोर्चा बनाया गया था। यानी इटली पर आक्रमण करने के लिए, उनको जीतने के लिए इटली मोर्चा तैयार किया गया था वहां के सरकार के द्वारा, डायरेक्टरी के द्वारा। तो नेपोलियन को जो है जो सबसे बीमार सेना था, जहां पर सबसे ज्यादा लोग बीमार थे, सबसे ज्यादा भूखे लोग थे, उनको कमान सौंप दिया। इसलिए सौंपा कि देखा जाएगा कि नेपोलियन जो है कैसे इन सभी को जो है युद्ध के लिए तैयार करेगा। लेकिन नेपोलियन ने जो है सभी सैनिकों को लालच दिया कि तुम्हें बहुत सारा सम्मान दिया जाएगा और धन दिया जाएगा। इस लालच के कारण सभी सैनिक तैयार हो गए युद्ध लड़ने के लिए। उसने खुद मोर्चों पर जो है लड़कर रिवोली और आरकोले के निर्णायक युद्ध जीते और इटली के राज्यों को हराकर वहां पर फ्रांस जैसा गणतंत्र राज्य बनाया।
यानी इस प्रकार से जो है उन्होंने खुद सैनिकों का जो है मोर्चा पर लड़ा और बहुत सारे युद्धों को जीता और इटली के राज्यों को हराकर वहां पर जो है फ्रांस में जिस प्रकार से गणतंत्र व्यवस्था स्थापित किया था, वहां पर जो राज्य जीता था इटली में, वहां पर गणतंत्र व्यवस्था स्थापित किया जाता है नेपोलियन के द्वारा। युद्ध का खर्चा जो है किससे लिया जाता है, तो वहां पर इटली में जिन राज्यों को जीता जाता है उन्हीं से जो है युद्ध का खर्चा लूटा जाता है, निकाला जाता है। इतना ही नहीं, पोप को जो है हराकर उनकी जो बहुमूल्य कलाकृतियां थी उनको भी लूट लिया जाता है नेपोलियन के द्वारा, और यह अभियान उसकी सैनिक प्रतिभा की पहचान बनी। आने के नेपोलियन ने जो है वहां पर जो है पोप को हराया और उससे जो है बहुत सारे बहुमूल्य कलाकृतियां लूटे। इतना ही नहीं, जब इन सभी युद्धों को इन्होंने जीता तो इनका जो अभियान था सफल अभियान माना गया और इनकी जो सैनिक प्रतिष्ठा थी और ज्यादा बढ़ गया। दूसरा जो है वो है नेपोलियन का ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर क्यों आक्रमण किया, तो नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराकर उनकी राजधानी जो था वियना उस पर कब्जा कर लिया और उन पर जो है फ्रांस के पक्ष में फायदेमंद संधि कैंपो फॉर्मिया यानी 1797 में थोप दी गई। यानी कि दोस्तों नेपोलियन ने जो है ऑस्ट्रिया को हराकर उनके राजधानी पर जो है कब्जा कर लिया। जब उनके राजधानी पर कब्जा कर लिया तो ऐसी स्थिति में वहां की जो सरकार थी उनको जो है नेपोलियन से संधि करनी पड़ी और उस संधि का नाम था कैंपो फॉर्मियो, 1797 में हुई। और इस संधि के तहत जो है बहुत सारे लाभ मिला, किसको, फ्रांस को बहुत सारी लाभ मिला। इस संधि से जो है युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन जो राइन नदी था वो जो है फ्रांस को देना पड़ा, यानी राइन नदी का जो सीमा था फ्रांस के अंतर्गत आ गया। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया ने जो है नीदरलैंड और लंबार्डी भी जो है फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार से ऑस्ट्रिया ने जो है नीदरलैंड जैसे लंबार्ड की जो क्षेत्र था फ्रांस को सौंप दिया, जो नेपोलियन की कूटनीति जीत मानी जाती है। और फ्रांस लौटने पर जो है वह और अधिक लोकप्रिय हो चुका था। तीसरा जो पॉइंट बनाना है वो है सरकार की नेपोलियन से बढ़ती चिंता, यानी सरकार को नेपोलियन से भी चिंता बढ़ रही थी क्योंकि जो इसकी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। नेपोलियन की बढ़ती लोकप्रियता ने फ्रांस की तत्कालिक सरकार जो थी, वहां जो डायरेक्टरी के अंतर्गत चलाया जा रहा था सरकार, वहीं नेपोलियन खुद भी चाहता था कि लोग उसे विजय हीरो के रूप में याद रखें। इसीलिए उसने फ्रांस से दूर एक नया सैनिक अभियान के रूप में मिस्र पर हमला शुरू करने का प्रस्ताव रखा। यानी कि नेपोलियन का जब लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था तो फ्रांस में उस समय जो सरकार थी, जो डायरेक्टरी के अंतर्गत चलाया जाता था वहां पर शासन व्यवस्था, वो भी पूरी तरह से डर गया था। डायरेक्टरी का मानना था कि अगर नेपोलियन का दिन प्रतिदिन इस तरह से लोकप्रियता बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब वो जो है इटली पर जो है अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर देगा, वहां का राजा बन जाएगा और युद्ध का जो मोर्चा है फ्रांस के विरुद्ध छिड़ देगा। इसीलिए जो है यहाँ का जो डायरेक्टरी सिस्टम था वो पूरी तरह से नेपोलियन से डरता था। नेपोलियन खुद चाहता था कि जो है उसे एक विजय हीरो के रूप में हमेशा लोग याद रखे, इसीलिए जो है वह एक से एक अभियान लड़ता रहता था, एक से एक अभियान में भाग लेता रहता था। और उन्होंने आगे फ्रांस से दूर एक सैन्य अभियान करने का सोचा, मिस्र पर हमला, और इस प्रकार से मिस्र का जो है अभियान शुरू की जाती है। और यह प्रस्ताव जो है डायरेक्टरी के समक्ष रखा जाता है फ्रांस में। डायरेक्टरी चूंकि जो है नेपोलियन से डरता था, इसीलिए जो है डायरेक्टरी ने नेपोलियन के मिस्र अभियान को तुरंत मंजूरी दे दी। क्यों मंजूरी दे दी, क्योंकि जो है उसकी बढ़ती शक्ति से डरी हुई थी और चाहती थी कि वह फ्रांस से दूर रहे। यानी जो डायरेक्टरी थी, जो फ्रांस का तत्कालिक सरकार था, वो नेपोलियन से इतना डरा हुआ था कि वो चाहता था कि अलग अलग अभियानों में नेपोलियन उलझा रहे और फ्रांस पर जो है इसका ध्यान ना आए। तो ध्यान भटकाने के लिए जो है फ्रांस की सरकार ने जो है उन्हें मिस्र अभियान के लिए तुरंत मंजूरी दे दी। फिर हम लोग जानते हैं मिस्र पर हमला कब किया गया था, तो 1798 में किया गया था। नेपोलियन ने 1798 में मिस्र पर हमला कर दिया, ठीक है, जिसका मकसद क्या था, सिर्फ जीतना नहीं था कि हम लोग मिस्र पर आक्रमण करके जीत लेंगे, बल्कि पुरानी सभ्यता का भी पता लगाना था। वहां पर मिस्र में जो है जो पुरानी सभ्यता वहां पर थी, उन सभी मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पता लगाना चाहता था। इसीलिए वह अपनी सेना के साथ कई वैज्ञानिकों और विद्वानों को भी ले गया। इसीलिए जो है नेपोलियन ने अपने सेना के साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर को ले गया, बहुत सारे सैनिकों के साथ साथ जो है वहां पर जो है वैज्ञानिकों को ले गया, एक से एक लोगों को ले गया, ताकि सभी क्षेत्रों में वहां पर रिसर्च किया जा सके। उसने कुछ जगहें जीती और प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता थी उन पर अध्ययन करना शुरू करवाया। और उसने जो है रोसेटा पत्थर पर जो लिपि लिखी गई थी, जो आज तक पढ़ा नहीं गया था, उनको भी पढ़ने में सफलता मिली। और मिस्र में जो इजिप्ट था उनकी भी जो उन्होंने जानकारी प्राप्त की, और वहां पर जो बहुत सारी जानकारी अभी तक जो नहीं मिली थी, इजिप्ट से बहुत सारी जानकारी उन्होंने प्राप्त करवाया था।
अगला है कि सैन्य हार, यानी जब मिस्र का इन्होंने अभियान शुरू किया तो आखिर इनकी हार कैसे हो गई। हालांकि मिस्र अभियान सैन्य रूप से सफल नहीं रहा। ब्रिटिश नौसेनापति नेल्सन ने नील के युद्ध में जो है फ्रांसीसी बेड़े को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और भारत के जो गवर्नर जनरल उस समय था वेलेजली, उनकी सेना से भी नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। वह अपनी सेना को छोड़कर चुपचाप फ्रांस भाग निकला। यानी कि नेपोलियन ने मिस्र के खिलाफ तो जो है सैन्य अभियान किया था, लेकिन इस बीच जो है ब्रिटिश से भी वह भिड़ गया। और ब्रिटिश से जब भिड़ गया तो आपको पता है कि उस समय जो है पूरे दुनिया में जो ब्रिटेन था वो सबसे आगे था सभी क्षेत्रों में, चाहे हथियार के क्षेत्र में हो, पैसा के क्षेत्रों में हो, सभी क्षेत्रों में सबसे आगे था। यही कारण है कि जब वहां पर ब्रिटिश से भिड़ गया तो जब इनका सामना हुआ तो ब्रिटिश के जो है सैनिकों ने उनको पूरी तरह से पराजित कर दिया। और एक इतिहासकार था, उन्होंने बताया कि वह वहां से इस प्रकार से भागा, यानी नेपोलियन वहां से इस प्रकार से भागा कि लग रहा था कोई षड्यंत्रकारी हो, कोई जो है षड्यंत्रकारी हो जो चुपचाप भाग गया हो, इस प्रकार से वहां से भाग गया था। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं नेपोलियन की तानाशाही व्यवस्था किस प्रकार से फ्रांस में लागू होगा। फ्रांस लौटने पर जो है नेपोलियन की लोकप्रियता आसमान छू चुका था, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति हो चुका था नेपोलियन। जबकि डायरेक्टरी जो व्यवस्था था, जो सरकार चलाया जा रहा था डायरेक्टरी के अंतर्गत, पूरी तरह से भ्रष्टाचार से जूझ रही थी, यानी सभी उसमें जितने भी अधिकारी थे सभी भ्रष्टाचारी थे। नेपोलियन ने इस स्थिति को फायदा उठाया और अपने समर्थकों के साथ मिलकर तख्ता पलट किया। यानी जिस प्रकार से आप देखते हो ना कि पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन लागू हो जाता है तो कभी जो है वहां पर सरकार बनाई जाती है, तो इस प्रकार से वहां पर नेपोलियन ने जो है सेना शासन लागू करने का प्रयास किया, और वहां पर जो डायरेक्टरी के अंतर्गत शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी उनके तख्ता को इन्होंने पलट दिया। शुरुआत में उसे संसद में विरोध का सामना करना पड़ा, यानी शुरुआत में जो है संसद में उसे विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके भाई जो थे लूसीन और सैनिकों की मदद से जो है उसने सत्ता हथिया ली। यानी जब सैनिक शासन लागू कर दिया तो सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और इस प्रकार से उन्होंने वहां पर जो है सत्ता हथिया लिया। नवंबर 1799 में एक नए संविधान के तहत, यानी 1799 में एक नई संविधान बनाई नेपोलियन ने, और नेपोलियन को इस प्रकार से प्रथम कौंसल बनाया गया। कौंसल का मतलब होता है राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रशासक या राजा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौंसल क्या होता है। कौंसल का मतलब होता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, वहां का राजा, जिससे उसे अत्यधिक शक्तियां मिल गई। इस तरह से फ्रांस में जो है नेपोलियन की तानाशाही शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया साथियों। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो है आखिर देन क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है क्या सुधार किया था, फ्रांस हो या विश्व भर में हो। नेपोलियन बोनापार्ट के मुख्य सुधार और योगदान को जो है हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है फ्रांस में प्रशासन व्यवस्था में सुधार। फ्रांस में किस प्रकार से उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया था। तो जब नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बना, यानी फ्रांस का सरकार बना, फ्रांस का राजा बना, फ्रांस का जो है प्रमुख प्रशासक बना, तब फ्रांस में जो अराजकता था, जो भ्रष्टाचार था, उन सभी को जो है समाप्त किया। उसने सबसे पहले क्या किया, तो शांति स्थापित करने के लिए बहुत सारे देशों से जो है समझौता किया, और अपनी सैनिकों की मदद से जो है जो बाहरी खतरा था उनसे भी जो है सफलतापूर्वक बच गया। इसके बाद उसने जो है केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासन तंत्र बनाया, यानी अब जो है बेहतर ढंग से प्रशासन चलाने के लिए एक प्रशासन तंत्र बनाया गया, जहां सभी स्थानीय अधिकारी होते थे, चाहे मेयर हो या और इनके ऊंचे अधिकारी हो, और केंद्र सरकार के द्वारा जो है नियुक्त होने लगे। यानी कि स्थानीय प्रशासन व्यवस्था भी स्थापित किया गया। स्थानीय का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोगों का ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत होता है ना, सभी ग्राम पंचायत में जो एक मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड सदस्य होता है, जो गांव में बेसिकली जो है प्रशासन को संभालती है। और अभी देख रहे हो ना कि शहर, यानी जिसे नगर पंचायत कहते हो, वहां पर मेयर चुना जाता है भारत में। उसी प्रकार से वहां पर बड़े बड़े शहरों में मेयर चुना गया, और ये मेयर किसके द्वारा चुना गया, केंद्र सरकार के द्वारा चुना गया। इस प्रकार से जो है उसने फ्रांस में अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था और कुशल प्रशासन व्यवस्था प्रदान किया। दोस्तों थोड़ा सा आपको और ज़्यादा डिटेल में बताता, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप अगर इतना ही समझ जाते हो तो आप आसानी से एग्जाम में आंसर लिख के आ जाओगे, आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। दूसरा है कानूनी व्यवस्था में सुधार, यानी नेपोलियन कोड यहाँ पर लागू किया गया। फ्रांस में अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कानूनों को लागू किया गया था, जिसके कारण न्याय व्यवस्था वहाँ का जो है काफ़ी मुश्किल बना हुआ था। यानी कि साथियों फ्रांस में जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग न्याय व्यवस्था था। जो कुलीन वर्ग था उनके लिए अलग न्याय था,
जो पादरी था उनके लिए अलग न्याय था, जो आम जनता था उनके लिए अलग न्याय व्यवस्था था। तो सबको उन्होंने जो है एक बराबर किया, सबको जो है समान रूप से स्थापित किया। इस समस्या को हल करने के लिए जो है नेपोलियन ने नेपोलियन कोड नामक एक समान विधि संहिता बनाई। यानी समाज में एक न्याय होने के लिए, समाज में एक कानून व्यवस्था होने के लिए उन्होंने नेपोलियन कोड व्यवस्था स्थापित किया। नेपोलियन कोड व्यवस्था क्या था? तो यह जो है एक विधि का संग्रह था जिसमें सभी लोगों के प्रति समान विधि की बात कही गई थी, सभी लोगों के प्रति समान कानून व्यवस्था की बात कही गई थी। और भारत में आए दिन चर्चा में रहता है दोस्तों कि जो है यूसीसी को लागू किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। उसी प्रकार से ये नेपोलियन कोड समान नागरिक संहिता ही था। इस कोड ने कानूनी अराजकता खत्म की और कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दिया। इस प्रकार से पहले सभी लोगों के लिए जो अलग अलग कानून था ना, उनको समाप्त करके सभी लोगों के लिए एक कानून बनाया गया। यह कोड न केवल फ्रांस बल्कि इटली, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में भी लागू हुआ और यह आधुनिक कानून व्यवस्था का आधार बना। इस प्रकार से नेपोलियन ने जो कानून व्यवस्था लाया, नेपोलियन कोड, उसी को अलग अलग देशों के लोगों ने अलग अलग नाम से बनाया और इस प्रकार से जो है फ्रांस के अलावा इटली, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने इसको लागू किया और यह जो आधुनिक कानून व्यवस्था का आधार बना। तीसरा है आर्थिक विकास। फ्रांस की जो है टूटी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नेपोलियन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। यानी कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, उसको जो है बेहतर करने के लिए नेपोलियन ने आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाया। पहली बात, उसने पहले राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया। राष्ट्रीय बैंक मतलब बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जिससे व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिला। जब उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की तो ऐसी स्थिति में जो उनका व्यापार था, जो उद्योग था, उनको बढ़ावा मिला। साथ ही देश भर में सड़कों का निर्माण करवाया गया, जिससे जो है आने जाने में आसान हुआ। यानी वहां पर देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करवाया गया और इससे क्या हुआ, तो एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना आसान हो गया, यानी आवागमन आसान हुआ फ्रांस के लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार। शिक्षा में उन्होंने क्या सुधार किया था? तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करने का उन्होंने प्रयास किया। उसने शिक्षा को जो है चर्च के नियंत्रण से मुक्त कर धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय बनाया। यानी कि पहले जो है शिक्षा का ज्यादा नियंत्रण किस पर था? चर्चों का था, वहां के पोप का था। तो इन्होंने चर्च से जो है शिक्षा का नियंत्रण हटा दिया और इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को मुक्त किया और धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय बनाया, यानी सभी लोग यहाँ पर पढ़ सकता था। पहले शिक्षा पर केवल कुलीन वर्ग और पादरी का ही अधिकार था, अब सभी वर्गों को अधिकार दिया गया। यानी पहले शिक्षा पर केवल पादरी लोग, यानी जो कुलीन वर्ग होते थे, जो ऊंचे वर्ग होते थे, उनको शिक्षा पर केवल अधिकार था, उनके बेटे ही पढ़ते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो आम जनता थी उनको भी पढ़ने का अधिकार दिया गया। इतना ही नहीं, पेरिस में जो है विश्वविद्यालय खोला गया, जो फ्रांस की राजधानी थी। पेरिस में जब विश्वविद्यालय खोला गया और योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रोत्साहित किया गया, यानी जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय था ना, वहां पर योग्यता के आधार पर लोगों को नामांकन दर्ज किया गया, वहां पर छात्रों को प्रोत्साहित किया गया। और हम लोग इस प्रकार से देखते हैं पांचवा पॉइंट, यूरोप और विश्व पर प्रभाव। यानी नेपोलियन ने जो है यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव छोड़ा, क्या छाप छोड़ा। नेपोलियन की सेनाएं और विजय अभियान फ्रांसीसी क्रांति के नारों जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को यूरोप के कोने कोने में पहुंचाया। यानी नेपोलियन की जो सेनाएं थी, उनका जो विजय अभियान था, उन विजय अभियानों के कारण नेपोलियन ने जो है नारा फैलाया था, वो था समानता। यानी समाज में सभी के साथ समानता का अधिकार होनी चाहिए। स्वतंत्रता, सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। बंधुत्व, यानी भाईचारा का हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध रखना चाहिए। ये नारा पूरे जो है यूरोप में कोने कोने तक पहुंचाया। हालांकि उसने जो है कई जगहों पर खुद शासन किया, वो तानाशाह था, वो डिक्टेटर था। यही कारण कि उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में युद्ध किया, वहां जीता और वहां पर बहुत सारे संपत्ति को लूटा भी, वहां पर शासन भी किया, रूल किया। लेकिन उसके कार्यों ने वहां राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। लेकिन उन्होंने जो है जब समानता की बात की, स्वतंत्रता की बात की, बंधुत्व की बात की, तो ऐसे स्थिति में उन सभी क्षेत्रों में जो है राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। इसके अलावा उनके कानूनों और योग्यता पर आधारित प्रशासनिक विचारों ने यूरोप में सुधारों को प्रेरित किया। यानी कि उनकी जो कानून व्यवस्था थी, जो उनकी योग्यता थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने वहां पर स्थापित किया था, इन सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण, विचारों के कारण पूरे यूरोप भर में जो है इनसे लोग प्रभावित हुए। इस तरह से नेपोलियन कोड और राष्ट्रवाद की भावना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस प्रकार से नेपोलियन का जो कोड था, नेपोलियन कोड और राष्ट्रवाद की भावना पूरे दुनिया भर में जो है फैली। साथ ही यहाँ पर मेजर पेपर 9 के कुछ बीवीआई क्वेश्चन बताया था और आज हम लोग जो है ये 3 क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसीलिए हम लोग जो है
नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण को जो है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर इसी वीडियो में ये क्वेश्चन किया जाता है तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और अभी के स्टूडेंट में उतना पेशेंस नहीं है कि एक वीडियो को 40 से 50 मिनट तक देखे। इसीलिए जो है कम समय में हमने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिया, नेपोलियन के उत्थान और नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार। तो ये आपका 2 हो चुका है। आज हम लोग कल जो है ये करने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट का आखिर पतन क्या हुआ, इसके क्या कारण थे। इस प्रकार से हम लोगों का जो है बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग जो है पहले करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण, उसके बाद हम लोग कर लेंगे वियना कांग्रेस के कार्य। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी सहायता मिली हो तो साथियों जो है आपको एक लाइक ज़रूर करनी है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। लाइक करने से अधिक लोगों तक जो है यूट्यूब वीडियो भेजती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।